अच्छा। पहले हम लोग स्पीकर पे आपकी एक वीडियो वो कन्वर्जेशन सुन रहे थे। जी। हाँ, तो आप अपने विचारों से सब लोगों को अवगत कराइए। पहले हेलो। तो वर्मा साहब वहाँ उपस्थित हैं, मैं वो हमारे गुरुजी लगते हैं, तो मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। और मैं एक आज बहुत महत्वपूर्ण उत्सव वो समय है, ये हमारी स्वतंत्रता दिवस का की पूर्व संध्या है और एक महत्वपूर्ण समय है। इस महत्वपूर्ण समय में यह बात याद रखना पड़ेगी कि हमारे ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जीवन को आहूत कर दिया है। अंग्रेजों ने नियम कानूनों का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ के अपने प्राणों की जो है का बलिदान कर दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और अंग्रेजों की सल्तनत को चुनौती दे पाए। आज जब हमारी सरकार हमारे ही बोर्ड से बन रही है, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। हाँ बिल्कुल। हेलो। हाँ हाँ। हाँ आप सुन रहे हैं हम लोग। हमारी सुन रहे स्थिति हैं। ये हो गई है कि आज हम जो है सही मायने में देखा जाए तो हमारी स्थिति एक वोट देने वाले गुलामों जैसी हो गई है। देखिए, एक कड़वा सत्य हम सब लोगों को समझना होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सही मायने में आजाद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नहीं आजाद। नहीं, आप अपने आप को आजाद मानते हैं या आपको लगता है कि अभी भी आजादी पूरी नहीं है? ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है और इस ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत जो आजादी आपको मिलना चाहिए थी, उस आजादी से आपको दूर रखा गया है। इस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? आपने जो कहा है कि ट्रांसफर जो है पावर का, मतलब इस संबंध में जो है हम लोगों का विचार ये है, वैसे हमारा विचार तो ये है कि हम लोग जो है उसको समझ ही नहीं पाए। आप हम लोग बिल्कुल जो सही है। कह रहे हैं कि आपके सामने चीजों को इस ढंग से रखा गया कि शायद हमें कभी समझने का मौका नहीं मिला और हमें ये घुट्टी पिलाई गई कि हम आजाद हो गए हैं और हमने आपको आजादी दिलाई है, लिहाजा आप हमारे वोट बैंक बन जाइए। इस घुट्टी के तहत हम लोग जो है मूर्ख बने रहे। नहीं तो मैं दो तीन चीजों से आपसे पूछूंगा, फिर आप मुझे जवाब दीजिए। अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे, वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे या आजाद भारत के नागरिकों की सेवा करने के लिए? नहीं, सेवा का तो उनका जो है चिंतन था ही नहीं। उनको तो जो है उनका तो चिंतन यही था कि हम उसके हमारे जो गुलाम बने रहे, मतलब हम इन पर शासन करते रहे और जितने भी क्राइम उन्होंने किए हैं वो करते रहे। ऐसा उनका ही मतलब जो है विचार रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाए थे। तो नियम कानून चूंकि बिना कॉमा और फुल स्टॉप बदले हुए आपके ऊपर थोप दिए गए हैं, तो नियम कानून के हिसाब से आज आप गुलाम कहलाए या नहीं कहलाए? हाँ गुलाम ही है, मतलब हम लोग जो है जो जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो हमको कहाँ मिली है। हम लोग तो जो है एक प्रकार से मूर्छित स्थिति में पड़े हुए हैं। अब अपन दूसरी बात करते हैं कि इन नियमों कानूनों को जमीन पर उतारने के लिए जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है, जिसमें आपकी पुलिस आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है और वो जुडिशरी आती है, तो अंग्रेजों ने गुलामों पर शासन करने के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, वो हुकूमत वाली व्यवस्था थी, लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थी। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के द्वारा वह व्यवस्था यथावत हमारे ऊपर थोप दी गई है। हाँ। क्या आपको ये मालूम है कि आज भी आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है?
सही बात। तो उसी ढंग से जो है फर्म हाँ हाँ, तो ये व्यवस्था जो है आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, इसमें लॉर्डशिप है। ये निर्णय ले तो इसकी मर्जी, ये निर्णय देर से ले तो इसकी मर्जी, ये गलत निर्णय ले तो इसकी मर्जी, और घूस खाकर गलत निर्णय ले तो इसकी मर्जी। एक पटवारी यदि गलत नापतोल कर देता है तो उसके नापतोल से आप जो है जूझते जूझते आपकी जो है पैर की चप्पलें घुस जाएंगी, जूते घुस जाएंगे, और कोर्ट कचहरी से आपको न्याय नहीं मिलेगा। क्या ये सत्य नहीं है? बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं आप। अब अपन तीसरी बात करते हैं कि जो राज सत्ता स्थापित की गई है वो पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से की गई है, और पॉलिटिकल पार्टी का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रावधान है या प्रादुर्भाव है वह हुआ है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के माध्यम से, और इस एक्ट को इतना फॉल्टी ढंग से बनाया है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की कोई भी जो है भूमिका निर्धारित नहीं की गई है। उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कौन से ऐसे कृत्य हैं इन पॉलिटिकल पार्टी के कि जो अपराध की श्रेणी में आएंगे, इस बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। यही कारण है ये पॉलिटिकल पार्टीज आज जो है प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, आज जो है ये परिवार की कंपनियां बन गई हैं। और ये लज्जा का विषय है कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो वो अपने सेकंड इन कमांड की बजाय अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। ये क्या सही मायने में प्रजातंत्र है या ये पार्टी तंत्र है, परिवार तंत्र है? हाँ, ये सभी जो है प्रजातंत्र है ही नहीं, ये तो परिवार तंत्र हो गया है। और जो है इन लोगों के कोई मॉरल नहीं होते, क्योंकि जो है इस तरह की इन्होंने खुद की जो है एक व्यवस्था ऐसी बना दी है कि हमें भी इसी तरह शासन करना है लोगों पर जिन्होंने हमें वोट दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका एक ही मकसद है कि इन के प्रकारण सत्ता में काबिज बने रहना। अब जो है मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा कि ये किन लोगों को टिकट देते हैं, और मैं फिर आपके विचार जानना चाहूंगा कि किस हद तक आप सहमत हैं और उसमें एक आध श्रेणी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे या उसमें एक आध श्रेणी को आप हटाना चाहेंगे। क्योंकि जिनको ये टिकट देंगे उन्हीं को वोट देने के लिए आप विवश हैं, और वही जीतेंगे और वही सत्ता को स्थापित करेंगे। तो जो मैंने विश्लेषण किया है उसमें ये पाया है कि यह जो है पहला इनका क्राइटेरिया है टिकट बांटने का, वो जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। इस बात से आप सहमत हैं क्या? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा, ऐसे ही हो रहा। अब दूसरा टिकट जो है ये अपने आकाओं के, अपने लीडर्स के जो बच्चे हैं जिन्हें कोई जमीनी एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको उनको जो है ना टिकट देते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए, नेताओं के बच्चों को आराम से टिकट मिलता है, वो जीत भी जाते हैं, उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। और जो एक आम कार्यकर्ता है जो 30-30, 35-35 साल से लगा हुआ है, शुद्ध भाव से उनको एज ए कार्यकर्ता के बतौर सेवाएं दे रहा है, उसको नजरअंदाज करके ये अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं। आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल। अब तीसरी बात जो है, यह जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं। और मेरे ख्याल से आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि ये अयोग्य लोगों को ये टिकट क्यों देते हैं? ये जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? हाँ, जानना चाहेंगे। हाँ, जो है यही है, ये अयोग्य रहेंगे तभी हम इनके ऊपर मतलब जो है क्या नाम दबाव बना सकते हैं, क्योंकि ये अयोग्य। आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि धोखे से कोई योग्य व्यक्ति आ गया तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे।
तो फिर इनकी जो है प्राइवेट कंपनी, इनकी परिवार की कंपनियां नहीं चलेंगी। तो इनकी परिवार की और प्राइवेट कंपनियां चलती रहें तो ये जरूरी है कि कोई योग्य व्यक्ति, चाहे वो जाति और धर्म के आधार पर ही क्यों ना चुना गया हो, लेकिन वो इन लोगों की तुलना में अयोग्य होना चाहिए। तो जो अयोग्य लोग हैं उनको ही ये टिकट देते हैं। धोखे से यदि किसी योग्य व्यक्ति को टिकट यदि पहुंच गया तो ये पूरा प्रिकॉशन लेते हैं कि उसे मार्जिनलाइज करके कोने में बिठा दिया जाए, और इनके इन प्रकारण जो है ना, अब एक बार चूंकि जीत गया है तो उसको झेलना ही है, अगली बार उसे मौका नहीं देंगे। देखिए, सेशन जी आए, उन्होंने इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, लोगों ने चुनाव आयोग को समझा, निष्पक्ष चुनाव क्या होते हैं ये समझा। अब वो व्यक्ति जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे आया तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। यदि वह व्यक्ति इस देश का प्रेसिडेंट बनता तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, इन्हीं नियमों कानूनों के तहत वो सही प्रजातंत्र की व्यवस्था स्थापित कर देता। तो चूंकि सेशन जी ने अपने आप को योग्य साबित कर दिया था, उन्होंने नेताओं को जो है ना किनारे लगा दिया था, तो ऐसे योग्य व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना तो इनके धर्म के विरुद्ध था। तो ये जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को टिकट बांटते हैं। इस बात से आप लोग सहमत हैं? हाँ, लगभग सभी लोग सहमत हैं। ओके। जितने लोग हैं अब चौथी बात करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, जब उन्हें लग रहा है कि जिस राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, अब वहां पर उन्होंने सत्ता सुख भोग लिया है और अब उस पार्टी के सत्ता में आने की संभावना लगभग खत्म सी हो गई है, तो वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए दूसरी पार्टी का दल बदल के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके और वहां सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो ऐसे दल बदलू लोगों को अपने मंच पे बिठाती हैं, उन्हें फूल मालाएं पहनाती हैं, उन्हें टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री पद देती हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? बहुत सहमत हैं। यही हो ओके। रहा है। तो अब पांचवी बात करते हैं कि सभी पार्टियां अपराधियों को छांट के टिकट देना चाहती हैं, और यदि अपराधी को जाति और धर्म का तड़का लगा हो तो सोने में सुहागा है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? क्या आप लोग इसमें किसी और एक आध कैटेगरी को जोड़ना चाहेंगे? अभी तक हमने 5 कैटेगरीज को गिनाया है। क्या आप लोग इसमें किसी अन्य और कैटेगरी को जोड़ना चाहेंगे, या आपको लगता है कि पर्याप्त है, यही ग्राउंड की हकीकत है, यही जमीनी हकीकत है? जमीनी हकीकत तो यही है जो चल रही है। लेकिन अगर जो है कुछ लोग जो सचेत हैं, यानी जिनको हम जीवित मान सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे आकर और जो है इस चीज का जो है अभी अपन समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो केवल अपन परिस्थितियों की एनालिसिस कर रहे हैं। समाधान पे थोड़ा से देर से आएंगे अपन। अभी अभी हम कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहले अपन ने ये समझा कि नियम कानून गुलामों वाले थे जो हमारे ऊपर यथावत जो है थोप दिए गए। दूसरी बात अपन ने ये समझी कि जो इन नियम कानूनों को लागू करने के लिए जो व्यवस्था थी वो लॉर्डशिप वाली, हुकूमत वाली व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को यथावत हमारे ऊपर थोप दिया गया और उस व्यवस्था को हमारे प्रति अकाउंटेबल नहीं बनाया गया, और उसको लॉर्ड जैसे सभी पावर दे दिए। वो गलत कार्रवाई करे तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमने ऐसी व्यवस्था जो है अपने ही नागरिकों के ऊपर थोपी है। इस बात से आप सभी लोग सहमत थे। और फिर तीसरी बात अपन ने अभी ये कही है कि जो इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम लाया है वो भी फॉल्टी है, और उस पॉलिटिकल सिस्टम में भी ये गलत लोगों को टिकट बांट रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात को जो चर्चा करेंगे कि ये जीतते कैसे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इस बात को सुने, और यदि आपको कोई बात मेरी गलत लगती है तो जरूर मुझे टोकें, और उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ें भी। तो मेरा ऐसा मानना है
कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टियां जीतती हैं उसके पीछे इन्होंने सब पार्टियों ने अपनी अपनी एक आईटी सेल बना दी है। आपने देखा होगा कि आजकल ये आईटी सेल वाले अपना आइडेंटिटी कार्ड भी बनाने लग गए हैं कि मैं जिला आईटी सेल का वो हूँ, संयोजक हूँ या प्रभारी हूँ। तो इस तरीके के, राइट। इन आईटी सेल का काम ये है कि अपनी छोटी मोटी योजनाएं, अपनी छोटी मोटी उपलब्धि को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करते हुए, उसको बखान करते हुए अपना महिमा मंडन करे। पहला काम इनका ये है। दूसरा काम इनका ये है कि किसी दूसरे का कोई थोड़ी बहुत कहीं गलती या कोई ऐसी बाइट मिल जाए जिसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिलो करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिलो करके हम जो है सामने वाले की लाइन छोटी कर सकें, तो अपनी लाइन कैसे हम फर्जी तरीके से बड़ी कर दें और दूसरे की लाइन फर्जी तरीके से कैसी छोटी कर दें, ये आईटी सेल का काम है। अब इसके बाद जो है इस आईटी सेल को एक जिम्मेवारी और सौंप दी गई है कि सोशल मीडिया का बड़ा जमाना आ गया है। तो ये सोशल मीडिया को परचेज करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रिंट मीडिया को परचेज कर लिया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परचेज कर लिया। जितनी आप डिबेट देखिए, जितनी आप वो देखिए, ये किसी ना किसी पार्टी की लाइन को टो करती हैं और इन बहसों में जो है कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे देश को और देश प्रेमी या देश भक्त का पट्टा लगाए एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो ये आईटी सेल ऐसे जो है सोशल मीडिया हैंडलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं जिनकी व्यूअरशिप उनकी मेहनत के कारण जो है लाखों में पहुंच गई है, करोड़ों में पहुंच गई है, और उन्हें परचेज करके अपने पेरोल पे लाके उन्हें अपना माउथपीस बना देते हैं। तो अब आप सोशल मीडिया में भी ये देखेंगे कि वो किसी न किसी पार्टी लाइन को टो करते हुए नजर आते हैं। इस बात से सहमत हैं क्या आप? नहीं, पूरी तरह। हेलो। हाँ हाँ। मतलब ये जो सोशल मीडिया है वो इनको भी राजनेताओं ने खरीद लिया है आईटी सेल का यूज करते हुए, और अब ये सोशल मीडिया भी जो है ना इनके पेरोल में है। इसलिए जब आप सोशल मीडिया को देखते हैं तो आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि किसकी तरफ से बोल रहा है, और वो हमको अवेयर तो करता है लेकिन पूरा तथ्य नहीं बताता है, वो आधा तथ्य बताता है। वो डराता है, धमकाता है और आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करता है कि भैया इन्हीं को जिता दो, नहीं तो फिर तुम्हारा जीना दुभर हो जाएगा, ऐसा भय प्राप्त करता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हेलो। हाँ हाँ। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं क्या? हाँ, सब लोग सहमत हैं। अच्छा। हेलो। हाँ 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 हाँ। अब जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी पेड न्यूज छपने लगी है। तो ये चौथा तरीका हो गया है पेड न्यूज के माध्यम से अपना महिमा मंडन करना। अभी एक नया और तरीका निकाला है सर्वे करने का। तो ये सर्वे जो है, जैसे कि इनोवेशंस वाले जो आजकल नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर आपके पास जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप देखो इसको, आपको जरूरत है। तो सर्वे को जो है ये कॉन्कॉक्ट करते हैं और उस सर्वे को जो है अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है, और फिर उस सर्वे करने वाले को क्रेडिट देते हैं कि उसने कितना एक्यूरेट सर्वे किया गया है। जबकि सर्वे भी जो है इस महिमा मंडन का, इस पूरे सिस्टम को जो है ना होलोजनाइज करके पूरे सिस्टम को मूर्ख बना के कैसे करना है, उसमें जो है ये सर्वे का जो है भी बड़ी भूमिका हो गई है। क्योंकि सर्वे के माध्यम से वो एक ऐसा आभा मंडल बनाते हैं कि अब हम ही जीतने वाले हैं। हाँ, वो अब कर देते कि ये बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जो है पहले आम सभाएं नेता को सुनने जाती थी, आजकल की आम सभाएं भी पेड हो गई हैं। तो लोगों को लेने के लिए बसें भेजी जाती हैं, लोगों के लिए लंच डिनर की व्यवस्था की जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति जो जाता है आम सभा में उसे 500-500 रुपए भी दिया जाता है। इस प्रकार पेड आम सभाओं के माध्यम से भी ये अपना महिमा मंडन करके ऐसी आभा बनाते हैं, ऐसी हवा बनाते हैं कि अब यही जीतने वाले हैं। हाँ, इतनी बात है।
अच्छा, अब जो है तो पेड न्यूज हो गई, पेड सर्वे हो गया है, पेड जो है आम सभाएं हो गई हैं। अब जो है जाति और धर्म के आधार पर भय को प्रयास करके जो है उन्हें एज ए वोट बैंक डेवलप किया जाता है। फ्रीबी बांटकर, दारू बांटकर, शराब बांटकर और साड़ियां बांटकर हमारी सेल्फ स्टीम को एक किनारे दरकिनार रख के मूर्ख बना के हमारे वोट का सौदा करते हैं। ये बात आप मानते हैं कि इनकी जो रणनीतियां हैं, जो मैंने काफी कुछ उन्हें समेट लिया है, या इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? आगे शादी करते हैं। अब इसमें हाँ हाँ, हमारे एक नवयुवक हैं वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, जरूर 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 बताएं। प्रणाम चाचा जी। नमस्कार। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं चाचा कि जो राजनीतिक दल है उनकी इनमें निष्ठा तो आई गई है। हाँ हाँ ये जैसा कि आपको पता है, हाँ हाँ किसी भी आधार पे अपने लोगों को टिकट देते हैं, लेकिन इसका सोर्स है या जो पावर है दिखाने के लिए वो आती है इनको एजुकेशन सेंटर। अभी अपन समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। अभी केवल अपन ये समझने की बात कर रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, और फिर उसको समाधान के लिए अपन अभी चर्चा करेंगे। वो अपन फेज 2 में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अपन केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आज की स्थिति क्या है। क्या हम 75 सालों में इस बात को समझ पाए हैं? क्या आज जो है, जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, 75वां जो है ना अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके साथ में यदि हम एक बात ये भी जोड़ देते कि जो गुलामियत के कानून हमारे आपके ऊपर थोपे गए हैं उन्हें हम प्रजातांत्रिक बनाएंगे, जो व्यवस्था आपके ऊपर थोपी गई है उसे हम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाएंगे। यदि वो कोई गलत निर्णय लेंगे तो हम उनको जो है ना कंपनसेशन देने के लिए बाध्य करेंगे। क्या हमें यदि इन बातों को जोड़ दिया जाता और साथ में ये भी जोड़ देता जाता कि जो प्रजातंत्र अभी है, राजतंत्र जो स्थापित किया गया है, उसे हम सही मायने में प्रजातंत्र करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये बात नहीं कही गई है। अब हम ये बात आपसे, नेक्स्ट बात हम ये जोड़ना चाहते हैं कि चाहे हमें किसी भी तरीके से इन्होंने मूर्ख बनाया हो, चाहे किसी तरीके से इन्होंने हमें बांटा हो, चाहे किसी तरीके से इन्होंने हमको भयक्रांत किया हो, चाहे किसी तरीके से हमको लालच में, लोभ में डाला हो और हमारे वोट को जो ना हासिल किया हो, लेकिन ये हमारे वोट से चुने हुए व्यक्ति हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये हमारे वोट से चुनने के बाद भी क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट में ये पार्टी का बिल्ला लगाकर जो पार्टी व्हिप के कारण डरे हुए प्राणी हैं, और पार्लियामेंट के बाहर भी वे बहुत डरे हुए प्राणी हैं, क्योंकि उन्हें पार्टी डिसिप्लिन का खतरा रहता है। जिसकी प्लेट में जो टुकड़े आ गए हैं, उसे यह भय सताता रहता है कि कहीं ये टुकड़े ही उसके प्लेट से वापस ना उठा लिए जाएं। लिहाजा वो एकदम भयग्रस्त प्राणी हैं, एकदम डरा हुआ प्राणी हैं, जो आपके सामने जो है ना सफेद कुर्ता पजामा पहन के और बड़ा जो है ना अपने आप को दिखाता है, वो सही मायने में अपने कमांड के सामने डरा हुआ प्राणी है, और उसकी मुंह नहीं से आवाज नहीं निकल रही है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको रिप्रेजेंट करे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? 100% सहमत। अब सवाल उठता है कि इस व्यवस्था से निपटा कैसे जाए, ये जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जो है क्राइम फ्री भारत ने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, जिन्हें विस्तार से डिस्कस करने में काफी समय लग जाएगा। तो अभी अपन उन मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट? अभी अपन बात ये करेंगे कि कैसे उन मॉडल्स को हम जमीन पे उतारें, क्योंकि हमारे राजनेता जो सत्ता भोग रहे हैं वो ऐसे किसी मॉडल को जमीन पे नहीं उतरने देंगे, सही बात। राइट? तो अब इसके लिए जो हमने एक एनर्जी मॉडल निकाला है,
और ये बड़ा चमत्कारी मॉडल है। इसका मानना ये है कि हम सब में जो है आत्मा है, एक एनर्जी है जो अभी कुंठित होके पड़ी हुई है। आसपास जो चारों तरफ जो एक माहौल बना दिया गया है, उसमें जो है वो निराशा से घिर गई है, हताशा से है, बेबसी में है, और उसको ये लगने लगा है कि अब कुछ होना संभव नहीं है, ये राजनेता कुछ अच्छा होने ही नहीं देंगे। ये बेबसी उन पर छा गई है और इन राजनेताओं ने पूरी चीजों को अपने उसमें जकड़ लिया है। आज जो है थाने पे आपकी सुनवाई भी नहीं होती है और अ, आप इस तरीके के उसमें फंस गए हैं। तो एनर्जी मॉडल ये कह रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें। तो जो किसान कर रहे हैं वो करते रहें, जो मजदूर जो कर रहे हैं वो करते रहें, जो व्यवसायी कर रहे हैं वो करते रहें, जो टीचर्स जो कर रहे हैं वो करते रहें, वकील जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि हम सब लोग संस्कार के बतौर अपने ही जो भी संसाधन हैं उसके तहत कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कोई धर्मशाला खोलता है, तो कोई किसी का इलाज कराता है, तो कोई किसी को खाना खिलाता है, तो कोई जो है बच्चियों को पढ़ाने का काम करता है, कोई जो है विधवाओं के मदद की काम बात करता है, कोई किसी का जो है ना स्वास्थ्य का परीक्षण कराता है, आँखें बनवाता है, कोई अपनी बॉडी को भी दान में दे रहा है। तो हम लोग अपनी सामर्थ्य और संसाधनों के माध्यम से जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, वो हम करने के लिए कृतसंकल्पित भी हैं और तमाम अड़चनों के बावजूद भी हम उसे अपने-अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल है। तो हम अपनी सोच और सामर्थ्य के हिसाब से जो कर रहे हैं उसे करते रहें। केवल एनर्जी लेवल पर हमें क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ना है, राइट? और ये जो हमने अभी आपको बातचीत की है, यही ऊर्जा है। ऊर्जा और मॉडल और कोई अलग से चीज नहीं है। ये जो अभी हमने जो आपको बातचीत समझाई है, ये इसी को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं। तो जब आप किसी को ऊर्जाकृत करते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। सही बात। तो जब एक चुम्बक जो है लोहे के अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे में पहुंचती है, तो लोहा नॉर्थ साउथ अलाइन होके चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है और फिर उसमें वही शक्ति आ जाती है जो ओरिजिनल चुंबक में है, और वो भी अपने प्रभाव क्षेत्र के लोहे को चुंबकीकृत कर सकता है। तो हमें जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के इन लोहों को, जो उनमें ऊर्जा है, जो देश में बदलाव चाहते हैं, जो अच्छे भारत को पैदा करना चाहते हैं, जो भारत को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं, जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं, जो भारत को समृद्ध बनाना चाहते हैं, जो भारत को निरोगी बनाना चाहते हैं। आज देखा जाए तो देश को जो है रोगी बना दिया गया है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो है ना पूरी व्यवस्था को जकड़ लिया है। आपके इतने सारे फर्जी टेस्ट कराए जाते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है, और आपको ढेर सारी दवाइयां देते हैं। आपको एक ऐसे कॉर्नर में जो है ना आज ऐसे कम लोग हैं जो बिना किसी दवा के जो है ना जीवन यापन कर रहे हैं। अन्यथा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उम्र लोग बाग भर भर के दवाएं खा रहे हैं। लोग बाग प्रोटीन कम खा रहे हैं, दवाएं ज्यादा खा रहे हैं। उनका दवाओं पे खर्च ज्यादा है, भोजन पे खर्च कम है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल सहमत। तो यदि हम चाहेंगे तो भारत का एग्रो और आयुष मॉडल जो है भारत को निरोगी भी बनाएगा, दीर्घायु भी बनाएगा, और किसानों को 5 गुना धनी बनाएगा, और वो भी इमीडिएटली। आगे चल के तो उसे 25 गुना धनी बनाएगा। भारत में जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा। भारत जो है विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित होगा। तो हमें अपने मॉडल के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो हम लोग जनरली पूछते हैं कि यार किसी दूसरे देश में ऐसा हुआ है, तो सब अकल का ठेका क्या दूसरे देश के लोगों ने लेके रखा है? क्या हमारी अकल जो है घास चरने गई है क्या? क्या हम अपने देश की परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर नहीं समझते हैं? क्या हम अपने देश के लिए ज्यादा अच्छे
मॉडल का प्लान नहीं कर सकते हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि हम कर सकते हैं। तो इस एनर्जी मॉडल का केवल यही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। यदि हम जो है संकल्प के साथ हर दिन 10 लोगों को जोड़ें और यह कार्रवाई मात्र जो है जैसे नवदुर्गा का व्रत होता है ऐसा 9 दिन करना है, तो एक व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा। राइट? अब मैं देखो इस रेखा गणित को थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये मानिए कि आज ही हमने ये प्रोग्राम चालू किया और आप लोग 9 लोग और हैं, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सही बात। राइट। अब कल जो है ये 10 लोग जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो कल रात तक हमारी संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। हाँ। जब ये 100 लोग 10-10 को जोड़ेंगे तो तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे। सही बात है। हाँ। चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे। हाँ। 5वें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे। सही बात। 6वें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे। सही बात। 7वें दिन हम 1 करोड़ हो जाएंगे। 8वें दिन हम 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन हम 100 करोड़ हो जाएंगे। सही बात। अच्छा, जो व्यक्ति जैसे मैंने प्रोग्राम चालू किया तो 9 दिन में हम कितने लोगों को जोड़ेंगे? 90 लोगों को जोड़ेंगे। जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ेगा वो कितने लोगों को जोड़ रहा है? मात्र 10 लोगों को। तो ऑन एन एवरेज हमको 50 लोगों को ही जोड़ने की आवश्यकता है और हम 100 करोड़ की एक बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये राजनेता लोग भी जो है हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें विवश कर पाएंगे। विवश करने का भी मॉडल है, वो मैं अगली वार्ता में आपको समझाऊंगा। और फिर जो है यदि ये नहीं मानते हैं तो हमें जो है फिर इन्हें पराजित करना होगा। तो जो ये क्राइम फ्री भारत का ऐप बनाया गया है, ये बहुत पावरफुल ऐप बनाया गया है। अभी आप लोगों में से कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं? हम ही जुड़े हुए हैं। नहीं, ये पंकज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये भी डाला हुआ है कि आज वो मैं आप लोगों को ब्रीफ करने वाला हूं। ये फीड जो है, ये पोस्ट जो है पंकज गुप्ता ने डाली है। पंकज गुप्ता कौन है? हम ही बोल रहे हैं? हम ही बोल रहे हैं चाचा। अच्छा, तो बढ़िया। तो पंकज गुप्ता ने जो है ये बात पोस्ट में डाली हुई है और इसी ऐप के माध्यम से डाली है। अब मैं देखो इस ऐप की खासियत बताता हूं। ये ऐप बड़ा पावरफुल ऐप है। ये आपको लोगों को जोड़ने में मदद करता है। और जैसे ही आप किसी को जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 नंबर देता है। आप जो अच्छी पोस्ट डालेंगे तो उसके लिए 5 नंबर मिलते हैं। आप जो है अपने ग्रुप के लोगों को उत्साहवर्धन के लिए उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं तो उसके लिए आपको 1-1 नंबर मिलता है। और ये प्रतिष्ठा पॉइंट जुड़ के ये आगे चल के ये सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में जो भी जिम्मेवारियां सौंपी जाएंगी वो इन्हीं प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर जोड़ी जाएंगी। लिहाजा यदि हम एनर्जी से अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे तो हमें प्रतिष्ठा पॉइंट भी मिलेंगे। और इस प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर भी राज्य की जिम्मेवारी, जिले की जिम्मेवारी, सब डिवीजन की जिम्मेवारी, ब्लॉक की जिम्मेवारी, गांव की जिम्मेवारी, मोहल्ले की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। और यदि इन राजनेताओं ने हमारी अनुनय विनय और प्रार्थना को अस्वीकार किया और हमें विवश किया, तो फिर प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर हम 545 जो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र के जो है ना में वो हाईएस्ट जो प्रतिष्ठा पॉइंट वाला व्यक्ति होगा और उसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई नेगेटिव चीज नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो है हम पार्लियामेंट का टिकट देके उसे उतारेंगे। और उसे कोई चुनाव प्रचार नहीं करना होगा, क्योंकि उसका चुनाव प्रचार उस प्रभाव क्षेत्र के में लोग खुद करेंगे। जो क्राइम फ्री भारत मिशन जो ऐप के माध्यम से लोग जुड़े होंगे वो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे,
वो थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि हमारे प्रतिनिधि फलाने फलाने हैं, मैं उन्हें जिताऊंगा। तो जितने दिन का 40-45 दिन का समय रहेगा, उस दिन हर दिन दीपावली मनेगी। तो क्या हमें चुनाव प्रचार करना पड़ेगा? नहीं करना, बिल्कुल नहीं क्या करना। जो अभी अपन ने जो चर्चा की है कि ये ढकोसला करके, माहौल बना के, पैसे खर्च करके जीत रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जिस दिन जो है जीतते हैं उसी दिन से जो है ये भ्रष्टाचार की गंगा में नहाने लगते हैं। और क्या ऐसे लोग जो है हमारे संकल्प से जुड़े हुए लोगों से क्या जूझ पाएंगे? क्या उन्हें पराजित कर पाएंगे? या इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी? बिल्कुल पराजित कर देंगे, और वो तो किसी भी, मतलब ये समझो कि कम कद से भी बहुत नीचे हो जाए, लोगों तक का तो कोई हमें लगता अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपने बिल्कुल सही फरमाया। तो अब आप ये बताइए कि इस पूरी व्यवस्था में क्या आपको कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा, क्या आपको कोई नियम कानून तोड़ने के लिए कहा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपसे कोई पैसा मांगा जा रहा है? बिल्कुल भी कुछ ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्या ये लोग जो है सत्ता में जो बैठे हैं, क्या वो आपके विरुद्ध उनको कोई गलत मुकदमा कायम करके कुछ बदमाशी करने का, कुछ मक्कारी करने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हम चुनाव में बिना चुनाव प्रचार के जीतेंगे। तो और हम ऑलरेडी प्रतिज्ञाबद्ध हैं। तो हम क्राइम फ्री भारत से लेके ढेर सारी जो चीजें अपन अपन कह रहे हैं उनको जमीन पर उतार पाएंगे, क्योंकि उसके जो है ना टेक्नो इंजन ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, उसके जो है रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, जिन्हें पब्लिक डिबेट में लाके उसको और रिफाइन करके लगेगा। तो जो है फिर जो पार्लियामेंट है वो विंटर और समर सेशन नहीं चलेगा, वह पूरे 365 दिन चलेगा। और वहां पर ध्वनि मत से चीजें पास नहीं होंगी, वहां सेक्शन वाइज चर्चा होगी और सेक्शन वाइज पास होंगे। सही बात। तो एक्ट पूरा का पूरा पास नहीं होगा। मालूम पड़ा एक्ट में जो है ना 80 सेक्शन है, तो 80 में से 60 पास हो गए, 20 जो है ना पास नहीं हुए। हाँ। राइट। तो राइट। जो फिर सही कानून तरीके से जो कानून बनेगा वो हाँ। सही मामले में जो है वो भारतीय जनता के लिए, आजाद भारत के लिए कानून होगा। और व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के नियम कानून बनाए जाएंगे। तो जो जिस पद पर भी बैठा हुआ है उसकी जिम्मेवारी का निर्वहन करना उसकी फंक्शनल ड्यूटी है, वो उसकी लॉर्डशिप नहीं है। यदि वो गलत निर्णय लेगा जानबूझ के, और यदि वो अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाता है, तो उसे कंपनसेशन देना होगा। हो सकता है उसे अपने पद से भी हाथ धोना पड़े। सही बात। तो ऐसी अकाउंटेबल व्यवस्था होगी तो चारों तरफ राम राज्य आ जाएगा। और जो उसके दूसरे मॉडल हैं, उस मॉडल के माध्यम से समृद्धि जो है इतनी जल्दी आएगी कि हमें 137 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे। हमें जो है बाहर से काम करने वाले बुलाना होंगे। भारत जो है एक बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बन जाएगा। हम गेहूं, चना और चावल नहीं बेचेंगे। गेहूं, चना और चावल में मेडिसिनल और आयु बढ़ाने वाली चीजों को मिलाकर हम अमृत तुल्य उसे बना देंगे, और फिर वो सोने के भाव में बेचा जाएगा। और वो भी अपने फ्रेमवर्क के माध्यम से जो है ना बेचा जाएगा। तो जैसे जो है पतंजलि का जो सब चीजें उनके अपने नेटवर्क से बिकती हैं, ऐसे ही जो है ना भारतवर्ष की चीजें विदेशों में भी बिकेंगी। तो वो क्राइम फ्री भारत की फ्रेंचाइज मॉडल के माध्यम से बिकेंगी। और जो पैदा करने वाला है उसकी आइडेंटिटी उस प्रोडक्ट के साथ रहेगी। तो भारत में जो है उसे 2 एमएसपी से 3 एमएसपी पे बेचा जाएगा, और विदेशों में उसे 10 एमएसपी से 100 एमएसपी पे बेचा जाएगा। और एक एमएसपी किसान को जैसे ही चीज उसकी उसके खेत से बाहर निकलती है उसका भुगतान ऑटोमेटिकली उसको हो जाएगा, और क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है वो उसको भुगतान करेगा। और जब फाइनल कंज्यूमर के पास वो चीज पहुंचेगी, चूंकि वो उस प्रोडक्ट के साथ, उस पर्टिकुलर आइटम के साथ उस किसान की आइडेंटिटी, उसके फार्म की आइडेंटिटी लगी हुई है, उसमें जो है क्वालिटी कंट्रोल से लेके, क्वालिटी कंट्रोल भी दो तरीके का होगा, फिजिकल क्वालिटी एंड
इंट्रिंसिक क्वालिटी जिसमें टेस्ट वगैरह होता है, तो वो क्वालिटी ग्रेडिंग जो है सोर्स पे भी होगी और उधर भी होगी। इन बारीकियों को संभवतः जो है, चूंकि आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया है तो आपको समझने में थोड़ी देर लगेगी, तो अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हम जो है अपने स्वप्न का भारत जो है अपनी शक्ति के आधार पर जमीन पे उतार पाएंगे। इस मॉडल के बारे में आप लोग को क्या कहना है? ये बहुत अच्छा मॉडल है, और लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो आपने कहा कि 137 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे, ये बिल्कुल हकीकत हो जाएगा ये। और हम समृद्ध भी होंगे। भारत एक बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। अधिकांश पेटेंट्स भारत के होंगे, और हमारी वैभवता को और हमारे विश्व गुरु को जो पुराना हमारा ज्ञान है उसको और परिष्कृत करके भारत अपने आप को विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित कर पाएगा। अब जो मोटी मोटी बात मैं करना चाहता था वो मैंने कर ली है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछें। हेलो। अभी हम तो कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन हमारे क्वेश्चन तो हैं तो आप एक काम करिए, सभी लोग जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो है को सब्सक्राइब कर लें। पहला काम ये कर लें। अभी जो है आप लोग उठने के पहले एक काम ये कर लें, उसमें 1400 से भी अधिक जो है ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं, उन्हें अपने सुविधा के साथ से सुने, उस पर अपने राय लिखें, अपने अभिमत भेजें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। राइट। उससे ज्यादा जरूरी है कि जो क्राइम फ्री भारत का मिशन का अपना ऐप लॉन्च हुआ है, जो कि कुटुंब ऐप से जो है एम्पावर्ड है, उसकी लिंक आपके पास होगी, आप उसको शेयर कर लीजिए और उसके उसके माध्यम से जो है खुद जुड़ जाइए। और जो संकल्प है कि हम 10-10 लोगों को जोड़ेंगे प्रतिदिन 9 दिन के लिए, और हम जिनको जोड़ेंगे वो तो जोड़ेंगे ही, जिनको हमने जोड़ा है उन्होंने भी अपना संकल्प पूरा किया है, इसको भी हम फॉलो अप करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो 2024 में व्यवस्था परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पहले तो हमारी इच्छा ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्हें हमने चुना है, वो हमारी मंशा के अनुसार नियम कानून और व्यवस्था को बदलें। मुझे अच्छा लगता यदि स्वतंत्रता के इस आजादी के अमृत महोत्सव के स्तर पर जो बात मैं कह रहा हूं, वह बात यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से निकलती तो सोने में सुहागा होती। अब जो है यदि ऐसा नहीं हो पाया है तो हम अनुनय विनय प्रार्थना के माध्यम से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को से अनुनय विनय करेंगे कि आप करिए इसे। यदि वो नहीं करते हैं तो हम जो सेकंड स्ट्रेटेजी है क्राइम फ्री भारत की, कि हम उन्हें विवश करेंगे। और फिर तीसरी स्ट्रेटेजी है कि यदि वो विवश भी नहीं होंगे, यदि वो चाहे अनुनय विनय प्रार्थना से या विनय से या व्यवस्था में यदि वो सब काम कर देते हैं तो फिर हम उन्हें ही 545 सीटों से जिताएंगे। अब यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले अच्छे लोग, जिनका चरित्र आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जिनके खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट देकर बिना चुनाव प्रचार के संकल्प के आधार पर थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर जो है हम अपने चुने हुए जो व्यक्ति है जिसे हम पार्लियामेंट का टिकट दे रहे हैं उसे जिताएंगे। और यह बड़ी आसानी से बिना खर्च के संभव होगा। तो आप बताइए, इसमें कोई खर्च की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी खर्च की जरूरत नहीं है, और एकदम नियंत्रण होकर काम होता है। तो मैं वर्मा साहब को सुनना चाहूंगा, उनकी आवाज मैंने बहुत समय से नहीं सुनी है। हाँ, देखिए, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। आप इतने बड़े पद पर पहुंचकर इस मिशन को चलाने का जो आपने संकल्प लिया है, ये राष्ट्र हित के लिए और राष्ट्र लोक हित के लिए ये बहुत बड़ा संकल्प है आपका। और इससे आप जो है वास्तव में हम लोगों को जो वास्तविक स्वतंत्रता है जो हमको मिलना चाहिए थी बहुत पहले,
उसकी बहुत बड़ी जो है क्या नाम नींव रख रहे हैं आप। और अगर हम लोग इस पर जो है संकल्प लेकर इस पर काम करना शुरू कर दें, इस हिसाब से आपने हम लोगों को जो है क्या नाम जो है उपदेश जो आत्मक रूप से ये कहा है, अगर हम इस पर चलते रहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और आगे आने वाले समय में वास्तव में जो आपने कहा है कि सतयुग आएगा, वास्तव में सतयुग आ जाएगा, क्योंकि अब आदमी के अंदर वो क्राइम वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि आज तो हर जगह क्राइम की बात आ रही है, चाहे वो नेता कर रहे हो या किसी तरह के स्तर पे कर रहे हो, हर चीज में वही चीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको जो है हर हिसाब से अपना अहंकार पोषण के साथ वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस तरह की व्यवस्था से जुड़कर और जो है अपने आप को जो है मानव कहलाने का मतलब जो है क्या नाम सार्थक प्रयास करना चाहिए। हम आपकी बातों से बहुत सहमत हैं और आगे आने वाले समय में हम निश्चित ही जो है इस तरह का जो है प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्राइम मिशन भारत से जरूर जुड़े मतलब। और जो है आपको क्या मतलब सब लोगों को मजबूती से इसके साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। बहुत सुंदर आपने कहा है वर्मा साहब। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। शायद हम लोगों को उतना इंटरेक्शन का कम मौका मिला है, लेकिन जब कभी भी आपकी चर्चा आती है तो मैं आपको बहुत सम्मान से याद करता हूं। मेरा एक चीज इसमें और मानना है कि बहुत सारी विभूतियां अपने अपने सीमित संसाधनों से बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। यदि हम उनकी सूची बनाकर उनके पास पहुंचे और उनको ऊर्जाकृत करेंगे, तो उनकी इतने साल की जो संचित ऊर्जा है, उसका लाभ क्राइम फ्री भारत मिशन को मिलेगा और हमारे अभियान में गति बढ़ जाएगी। और यदि हम इस ढंग से चलेंगे, तो संभवतः हम बहुत जल्दी जो है उस मिशन को हासिल कर पाएंगे और हम जो है 9 दिन के बाद कोई अत्याचार करने की हिम्मत लोगों की कम कर देंगे। क्योंकि जब 100 करोड़ लोग जो है किसी मुद्दे को उठाएंगे और क्राइम फ्री भारत का पोर्टल उसको लीगली रिपोर्ट भी करेगा, जिसपे कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। यदि वो कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी, ऐसी व्यवस्था क्राइम फ्री भारत मिशन का पोर्टल स्थापित कर रहा है। तो इन इन यदि हम संकल्प से 9 दिन काम कर गए, तो हम 10वें दिन बहुत ही अजेय स्थिति में पहुंच जाएंगे और जो आज भी व्यवस्था हमारे साथ जो अन्याय कर रही है, वो करने में वो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। अन्यथा जो है सरकारें गिरेंगी इस बात पे, और ये 2024 के पहले संभव हो सकेगा। और 2024 में तो फिर उनको पराजित करके व्यवस्था ही बदल देंगे। हाँ, निश्चित निश्चित बात, बिल्कुल सही बात कह। चलिए, तो आज जो है मेरे ख्याल से जितने भी हमारे साथी हमारे गांव वाले वहां पर हैं, वो मेरे ख्याल से ऊर्जाकृत हुए हैं और वो संकल्पित होकर आज ही अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ जाएं और जो काम आज कर सकते हैं उसे कल तक ना टाला जाए, क्योंकि आज करे सो अब क्या, आज करे सो अब करे हैं, कल क्या है बहुत ऐसा कुछ है ना, एक काल करे सो अब करें, अब समथिंग समथिंग लाइक दैट, मैं भूल रहा हूं उसको। तो जो काम कल करना है उसे कल तो कभी आता नहीं है, हमें उसे आज ही करना है। और यदि हम इस तरीके से संकल्पित ढंग से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। और आपको वर्मा साहब जो है ना, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इतने कम समय में, ये हमने ऐप अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ है, इतने कम समय में ये पूरे देश में फैल चुका है। कल अकेले में कम से कम 25-30 लोगों ने तमिलनाडु से ज्वाइन किया है। इसमें मणिपुर से लोग जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल से लोग जुड़े हुए हैं और हार्टलैंड से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ से तो सब लोग भर भर के जुड़े ही हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़े, सभी से जुड़े हुए हैं। तो यदि हम सब लोग संकल्पित होकर काम करेंगे तो पूरे देश में इसकी गूंज जो है 10वें दिन जो है सुनाई देने की हम स्थिति में आ जाएंगे, बशर्ते हम अपने संकल्प के हिसाब से चलें।
और संकल्प बहुत छोटा है। जैसे नौ दुर्गा का व्रत होता है, ऐसा 9 दिन का संकल्प है। 10 लोगों को जोड़ना है, लेकिन वो ऊर्जावान लोग होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने एक चीज आपको ब्रीफ नहीं की है, वो है पत्थर। तो हमारे प्रभाव क्षेत्र में केवल लोहा नहीं है, पत्थर भी है। और ये पत्थर 2 तरीके के हैं। एक पत्थर वो हैं जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, चाहे उन्हें भ्रष्टाचार ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो भर भर के जो है ना धन कमा रहे हैं, और वो वर्तमान व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं, लिहाजा वो पत्थर क्रमांक 1 है। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनके इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उन्हें परिवार से धोखा मिला, समाज से धोखा मिला, न्याय नहीं मिला, पुलिस से न्याय नहीं मिला, जुडिशरी से न्याय नहीं मिला, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें लगता है कि इस देश में इन राजनेताओं के रहते कुछ भी होना संभव नहीं है, और उन्होंने सभी आशाओं का परित्याग करके उन्होंने अपने आप को निष्क्रिय बना लिया है, पत्थर तुल्य बना लिया है। लिहाजा हमें जो है लोहा और ऊर्जावान लोगों को पहचान के उनको आगे करना है, और पत्थरों से भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब चारों तरफ से ऊर्जा इन पत्थरों पर पड़ेगी, तो ये ग्रिड की तरह रंग बदलते हुए ना केवल ये लोहा बन जाएंगे, बल्कि ये महा ऊर्जा के केंद्र बनेंगे। और अंतोगत्वा तो हम पूरे 137 करोड़ लोग जो है इस महाअभियान से जोड़ पाएंगे। जब पूरा देश ही इस महाअभियान से जुड़ा होगा, तो फिर राजनेता जो है उन्हें दे हैव टू फॉल इन लाइन, अदरवाइज वो दे विल गेट डिफीटेड। यदि वो हमारी बात अनुनय विनय को नहीं सुनेंगे, या वो हमारे विवश करने पे विवश भी नहीं होंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए, तो यदि आप लोग का और कोई प्रश्न नहीं है तो इस चर्चा को यहाँ विराम दें। हाँ, ठीक है, धन्यवाद साहब। बहुत अच्छा, आपने जो प्रेरणा दी है हम लोगों को, जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। और वैसे हम लोग भी इसी तरह का एक जो है संकल्प लिए हैं पहले से, कि जो है गाँव को सुधारने के जिस स्तर पर ही चाहे हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इसका दायरा बढ़ाएंगे। और हम तो वैसे ही पहले से ही गायत्री मिशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ तो ऐसे अच्छे विचारों के बहुत से लोग हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी वार्ता हुई, और मैं आप सब लोगों की इजाजत से इस वार्ता को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जय राम।